हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUGC नेट। वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ PYQs की तिजोरी सीरीज फॉर पॉलिटिकल साइंस। आज हम फिर से अगले 5 सवाल जो कि PYQs हैं उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद 5 उसी पैटर्न के सवाल कि और कैसे सवाल बन सकते हैं ऐसे ही उनको मैं आपके सामने सॉल्व करूंगी, प्लस आपको दूंगी एक प्रो टिप एट द एंड ऑफ द लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए नहीं हैं तो ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का स्कैन कोड है, इसे भी स्कैन कर सकते हैं आप। ऑल्सो मेरी टेलीग्राम की आईडी भी है @ChandniPS, डायरेक्टली आप उस पर भी मैसेज करके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आज है हमारे पास पहला सवाल इंटरनेशनल रिलेशन से। आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इन इंटरनेशनल रिलेशंस प्रपोज टू रिप्लेस बैलेंस ऑफ पावर बाय। बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति का संतुलन, पावर, शक्ति, संघर्ष, इन सारे शब्दों का आइडियलिस्ट स्कूल में कोई भी जगह नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में बैलेंस ऑफ पावर को रिप्लेस करके किसकी बात की जाती है। आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि बैलेंस ऑफ पावर को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर हियर इज डिसआर्मामेंट। देखो, आपने आइडियलिस्ट स्कूल पढ़ा है, वेल इनफ। नहीं पढ़ा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आज का जो प्रो टिप है वो भी इसी की तरफ एंड करेगा। बहुत ही बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग से कई बार बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। लेट्स अज्यूम यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस बट यू आर कॉन्फिडेंट। मेन चीज जिससे हमें लड़ना है वो है हमारा खुद का भय, हमारा खुद का अंडर कॉन्फिडेंस। तो हम अगर कॉन्फिडेंट है तो हमें जो सवाल नहीं भी आ रहे चांसेस है वो सही कर सकते हैं। हम अगर अंडर कॉन्फिडेंट है तो हमारे आते हुए सवाल, पढ़ा हुआ ज्ञान भी हम यूज नहीं कर पाएंगे। मान के चलिए आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी नहीं है। आइडियलिज्म मतलब क्या होता है? आदर्शवाद, यानी कुछ अच्छा ही होगा, कुछ बेटर ही होगा, तभी तो आदर्शवादी है। आदर्शवादी स्कूल में बैलेंस ऑफ पावर को हटा करके किसकी बात की जाएगी? क्या सीक्रेट डिप्लोमेसी हो सकती है या निशस्त्रीकरण, ऑटोक्रेटिक रूल या वॉर? ऑटोक्रेटिक रूल और वॉर तो हो ही नहीं सकता। सिमिलरली सीक्रेट डिप्लोमेसी भी आदर्शवादी नहीं लग रही है। कोई ना कोई तो होगा जो कह देगा कि कूटनीति गलत है ना, और गुप्त कूटनीति तो और भी गलत है। लेकिन निशस्त्रीकरण को कोई गलत नहीं कहेगा, सब आदर्श मानते हैं। सो डिसआर्मामेंट विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, हेंस मॉर्गेंथो, रियलिज्म, E.H. कार, वुड्रो विल्सन 14 पॉइंट रखने की आवश्यकता नहीं है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड यू विल गेट द आंसर। करेक्ट आंसर हियर इज बी। नेक्स्ट, which of the following agreements does not outline country specific emission target but emphasize on climate change mitigation? does not outline, ये does not, is not, have not, incorrect, इसको मिस नहीं करना है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे समझौता है जो कंट्री स्पेसिफिक इमिशन टारगेट्स नहीं देता बल्कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की बात करता है। मतलब कि किसी देश को टारगेट नहीं दे रहा या फिर टारगेट नहीं दे रहा। टारगेट आपने अगर पढ़ा है, वैसे तो आप पेपर 1 में पढ़ते हो, तो आपको पता है कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया, पहला लीगली बाइंड अग्रीमेंट हुआ। सिमिलरली लॉ ऑफ सी ट्रीटी भी आपका कहीं ना कहीं, लॉ ऑफ सी नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है? कानून का कानून, समुद्र का कानून है ना। तो लॉ ऑफ सी भी कहीं ना कहीं लगता है कि मान के चलो ये लीगली बाइंडिंग हो सकता है। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, अगेन प्रोटोकॉल, मॉनिट्रियल आपको पता है, वैसे ये पेपर 1 में आपने पढ़ा होगा, ये भी लीगली बाइंडिंग टारगेट वाला है। लीगली बाइंडिंग तो नहीं, टारगेट वाला है। पर अगर हम पेरिस अग्रीमेंट की बात करें तो पेरिस अग्रीमेंट भी एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी जरूर है, लेकिन कंट्री स्पेसिफिक टारगेट ना देकर के ये बात करती है कि बहुत चर्चा में था, यूएस ने ज्वाइन किया, यूएस ने छोड़ा, कि 2 डिग्री सेल्सियस तक हमें ग्लोबल वार्मिंग के टेम्परेचर को लिमिट करना है ना। तो ये कंट्री स्पेसिफिक टारगेट देने वाला नहीं है, बल्कि ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसेंसस की बात करता है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जस्टिफिकेशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन लाइज इन। फिर से बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मानवतावादी हस्तक्षेप के लिए औचित्य निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? कोई भी ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन या मानवतावादी हस्तक्षेप कब हो सकता है? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस और रीजनल स्टेबिलिटी। मेरा नेशनल इंटरेस्ट पूरा करने के लिए अगर मैं मानवतावादी हस्तक्षेप करती हूँ, ह्यूमन इंटरवेंशन करती हूँ, मेक्स नो सेंस, क्योंकि मेरा नेशनल इंटरेस्ट मेरा है, वैसे ही यूएस का कुछ नेशनल इंटरेस्ट होगा, वैसे ही रशिया का कुछ नेशनल इंटरेस्ट होगा, वैसे ही चाइना का कुछ नेशनल इंटरेस्ट होगा, और सब अगर अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्लैशेस होंगे। ठीक है। सेकेंड, मॉरल प्लूरलिज्म, नैतिकता बहुत सब्जेक्टिव है।
नैतिकता के आधार पे भी मेरी नैतिकता अलग होगी, यूएस की अलग, रशिया की अलग, हम इंटरवीन नहीं कर सकते हैं। हाँ, ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। हम कब ह्यूमन इंटरवेंशन करते हैं? जब रशिया यूक्रेन पे अटैक कर देता है, या फिर जब ईरान पर हमला हो जाता है, या इजराइल और यूएस मिलकर के ईरान पे हमला करते हैं, रोकने की बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें हमें भी इंपैक्ट कर रही हैं, हम ग्लोबली इंटरडिपेंडेंट विश्व में रहते हैं। ठीक है, सिमिलरली क्षेत्र की स्थिरता बनानी है। ईरान हमारा पड़ोसी देश है, एक तरीके से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो हम चाहते हैं क्षेत्र में स्थिरता रहे, दैट्स वाई। ठीक है, सो ए एंड डी विल बी मोस्ट जस्टिफाइड। अगेन ये बेसिक कॉमन सेंस से आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन वॉज एस्टैब्लिश्ड विद द रेजोल्यूशन ऑफ, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन वॉज एस्टैब्लिश्ड विद इकोसॉक, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यूएनईपी एनवायरमेंट प्रोग्राम है, महिलाएं नो, WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, महिलाओं के लिए कमीशन नो, UNEF एनवायरमेंट फंड, महिलाओं के लिए ये कमीशन स्टैब्लिश करेगा नहीं। क्या स्टैब्लिश कर सकता है? इकोसॉक। ठीक है, बहुत ही आसान सा है इकोसॉक। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन आज का, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स एन ओपन मार्केट बेस्ड इकोनॉमी दैट ब्रिंग सोशल एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स। जब भी आपके सामने असर्शन रीजन का सवाल आएगा, सबसे पहले आप ए और आर पढ़ के ये कंक्लूजन तक आओगे कि ए सही है कि आर, या ए और आर दोनों सही हैं। जब आपको ये मिल जाए तब आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश करोगे। और मैं आपको एक सलाह देती हूं, वो सलाह ये है कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन जरूर करना, प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में ये ट्रेंड वापस आ सकता है। कुछ टाइम से ये नहीं पूछ रहे हैं, पिछली बार पूछा था, फिर से ये ट्रेंड वापस आ सकता है इन बल्क, और फिर उसके बाद हम दुखी होंगे कि आ सकता था, कर सकते थे, फिर भी नहीं किया। तो ये गलतियां नहीं करनी है। क्या है? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए प्रमोट करता है, बिल्कुल ठीक बात है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स एन ओपन मार्केट बेस्ड इकोनॉमी दैट ब्रिंग सोशल एंड पॉलिटिकल बेनिफिट, ये भी ठीक बात है। लेकिन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी इसलिए देता है क्योंकि सोशल पॉलिटिकल बेनिफिट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वैसे तो पहला स्टेटमेंट भी थोड़ा आपको अग्रेसिवली फॉर ऑल कहते हुए दिखेगा, पर यहां पे बात क्या हो रही है, ध्यान से समझना। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबके लिए समान अवसर लेके आता है। अवसर की बात हो रही है, परिणाम की नहीं। अवसर तो है सबके लिए समान, है ना। सो यस, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल बिकॉज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स एन ओपन मार्केट बेस्ड इकोनॉमी दैट ब्रिंग सोशल एंड पॉलिटिकल बेनिफिट। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, बट देयर इज नो रिलेशन एंड देयरफॉर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाउ वी हैव सम सैंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन है कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस किससे रिलेटेड है, जटिल अंतःनिर्भरता किससे रिलेटेड है। ये बस टू द पॉइंट है, आपको पता है तो आएगा, नहीं पता तो नहीं आएगा। इसका सही जवाब मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो एंड यू आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस, आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। मुझे भी पता चलेगा कि कौन रिलीजियसली आंसर दे रहा है, पढ़ रहा है, और बाकी आपकी भी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलिए, तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रॉबर्ट क्योहान, और उनके साथ हैं जोसेफ नाय। जोसेफ नाय का नाम यहाँ पे नहीं है। जोसेफ नाय और रॉबर्ट क्योहान कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज देयर, विच इज विच थ्योरी एम्फसाइजेस पावर मैक्सिमाइजेशन। कौन सी थ्योरी है जो शक्ति के संतुलन को या शक्ति को अधिकतम बढ़ाने के लिए फोकस करती है, शक्ति को अधिकतम बढ़ाने के लिए फोकस करती है। जॉन मर्शिमर याद आ रहे होंगे, पावर मैक्सिमाइजर, सिक्योरिटी मिनिमाइजर, है ना। करेक्ट, इट इज ऑफेंसिव रियलिज्म जॉन मर्शिमर का, और जॉन मर्शिमर ने कहा केनेथ वॉल्स का जो रियलिज्म है वो डिफेंसिव रियलिज्म है, क्योंकि वहां पे देश सिक्योरिटी मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करते हैं, पावर मैक्सिमाइजेशन पर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट पावर किसने दिया है? ये बहुत बेसिक है, सबको पता है, जोसेफ नाय ने दिया है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ स्मार्ट पावर का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? Who has given the concept of a smart power? कमेंट सेक्शन में बताओ। आपके दिमाग में तुरंत ऐसे ही सवाल पे सवाल बनना चाहिए, नहीं पता तो तुरंत गूगल करो, किताबों में देखो, ऐसे ही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत सारे कवर होंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लोबल गवर्नेंस रिड्यूसेस स्टेट सॉवरेनिटी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इंपोज बाइंडिंग रूल्स। असर्शन रीजन, असर्शन क्या कहता है? ग्लोबल गवर्नेंस रिड्यूसेस स्टेट सॉवरेनिटी, वैश्विक शासन व्यवस्था से राज्य की संप्रभुता कम होती है।
क्योंकि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बाध्यकारी नियम लागू करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। दोनों सही हैं पर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। कैसे समझते हैं? ग्लोबल गवर्नेंस से हम देखते हैं कि राज्यों की सॉवरेनिटी कम होती है, जो कि हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद या ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड का एक चैलेंज भी हमारे सामने आया है कि स्टेट सॉवरेनिटी कम हो रही है, राज्यों की संप्रभुता कम हो रही है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन बहुत सारे कानून बना रहे हैं। आप आईआर में पढ़ते हो डब्ल्यूटीओ और इंडिया का इशू क्या है। इंडिया कहता है हम सब्सिडी देंगे, डब्ल्यूटीओ कहता है इंडिया हमारे प्रावधानों को नहीं मान रहा। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, लेकिन इसीलिए सॉवरेनिटी कम हो रही है क्योंकि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बाइंडिंग रूल्स इंपोज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने बाइंडिंग रूल्स इंपोज किए हैं, बट हम उसे फॉलो नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया डब्ल्यूटीओ इंडिया, डब्ल्यूटीओ कहता है हमारी बात नहीं मानता, हम कहते हैं हम अपने देश को देखेंगे, हम सब्सिडी देंगे। ठीक है, तो क्यों स्टेट सॉवरेनिटी कम हो रही है? क्योंकि इंटरडिपेंडेंस बढ़ रहा है, अंतर्निर्भरता बढ़ रही है। हमें बाकी देशों को, बाकी इंस्टीट्यूट को सुनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बाइंडिंग कानून बने हैं। ठीक है, therefore B will be the correct answer here. And then we have last question, who wrote Clash of Civilization? ये आप मुझे बताइए किसने लिखा? Who wrote Clash of Civilization? The correct answer is Samuel P. Huntington. ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डिके का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। मुझे बताइएगा कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में सिविलाइजेशन के साथ किसका क्लैश, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे सैमुअल पी हंटिंगटन। ठीक है, चलिए, सो द करेक्ट आंसर वाज बी हियर। दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस। होमवर्क क्वेश्चंस का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना। See you all in part 3 of this. Till then, keep studying, keep learning. Bye. Take care. Thank you so much.